स्टार्ट करते हैं आज लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट। इसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ध्यान देना प्लीज। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दबा के लगेगी इसमें, है बहुत सिंपल। टॉपिक का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। सब सामने देखेंगे, कॉपी नहीं होगा, सब सामने ध्यान देंगे। मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, सबसे पहला काम इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन। ये कौन सा क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का और कौन सा बेस थ्योरम का है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आना चाहिए। एक बार ये आइडेंटिफिकेशन सीख गए, क्वेश्चन 2 टके का है। टोटल प्रोबेबिलिटी में करना क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक इवेंट है E1, एक दूसरा इवेंट है E2, एक तीसरा इवेंट है E3। ये 3 इवेंट्स हैं और ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता था, याद है? जिनको जोड़ दें तो सैंपल स्पेस आ जाए। ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो 3 इवेंट्स, 4 इवेंट्स, 5 इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। सबको जोड़ दोगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा इवेंट है, ए इवेंट, जो इन तीनों से हो सकता है, तो इस ए की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो यह कहलाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसे कैसे समझ में आएगा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो मैंने बोला शाम को बारिश हुई, इट रेन्स इन द इवनिंग। यह है आपका इवेंट, ठीक है। एक इवेंट लिया E1, इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग। E2 इवेंट लिया, इट इज पार्टली क्लाउडी इन द मॉर्निंग। E3 इवेंट लिया, देयर वर नो क्लाउड्स इन द मॉर्निंग। 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बिल्कुल बादल नहीं होंगे, या थुचुक से बादल होंगे, या खूब सारे बादल होंगे। और एक इवेंट क्या है कि बारिश हुई, तो बादलों के बाद बारिश हुई, कम बादल के बाद बारिश हुई, या बिल्कुल बादल सुबह नहीं थे फिर भी शाम को बारिश हुई। यही 3 हो सकते हैं। तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शाम को बारिश हो गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वर क्लाउड्स इन द मॉर्निंग, ये होगा बेस थ्योरम। अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या कहलाती है? टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको बोल दिया कि ए इवेंट हो गया, बताओ E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या आता है? इसको हम क्या नाम देते हैं? बेस थ्योरम। E1 की या E2 की या E3 की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? सो ध्यान दो, अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये कहलाता है क्या? इसको हम नाम देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, क्योंकि E1 के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर इन दोनों की होगी, ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3। ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब PA/E1 इंटू PE1, यस और नो? पता है ना ये फॉर्मूला? PA/E1 क्या होता है? PA इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय PE1। तो PA इंटरसेक्शन E1 क्या हो गया? PA/E1 इंटू PE1 प्लस PA/E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 इंटू PE3। ये होता है फॉर्मूला किसका? टोटल प्रोबेबिलिटी का। समझ में आई बात? इतना बेसिक, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी बेस थ्योरम की बात नहीं की, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात की। इतनी बात समझ में आई? सब बच्चों को इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान दो, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
टाइम दूंगा लिखने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वी हैव 2 bags, bag 1 contains 5 red and 4 black balls, bag 2 contains 3 red and 5 black balls. बैग 1 था, बैग 2 था, 2 बैग थे। पहले बैग में 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स थी, दूसरे बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स थी। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। किसी एक बैग में से आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन बॉल रेड है? अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास 2 बैग थे, बैग 1, दूसरा बैग था बैग 2। बैग 1 में क्या था? 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में क्या था? 3 रेड 5 ब्लैक बॉल। आपने क्या निकाला? एक बॉल निकाली। किससे निकाली? नहीं पता। E1 से भी निकाल सकते हो, बैग 1 से भी, बैग 2 से भी निकाल सकते हो, और अंत में निकालना क्या है? रेड बॉल। आपको लाल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लाल E1 से निकले, बैग 1 से निकले, प्लस लाल ब्लैक 2 से निकले, दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे? एड अप कर दोगे। तो क्या निकालना है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आदत बनाओ E1 E2 ढूंढने की। सो सबसे पहले आपने इससे, इनमें से किससे क्या निकालना है? बॉल निकालनी है। सो E1 मान लिया, बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 1 सिलेक्ट किया, फिर बॉल निकाली। E2 मान लिया, बैग 2 इज सिलेक्टेड। ए माना, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या ये बात समझ में आती है? तो सबसे पहला काम, ए, E1 और E2 आइडेंटिफाई करो और निकालना क्या है वो लिखो। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? आप जरा फॉर्मूले पे ध्यान दो। ए की प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको A बाई E1 PE1, A बाई E2 PE2, A बाई E3 PE3 चाहिए होते हैं। यहां पे 2 हैं, तो सबसे पहले निकालोगे PE1 और PE2, फिर निकालोगे PA बाई E1 और PA बाई E2, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दोगे। PE1, 2 बैग्स हैं, एक बैग सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाफ। सो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। अब A बाई E1, A बाई E1 का मतलब क्या हुआ? A प्रोबेबिलिटी, A क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल निकालना है की प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट आप बैग 1 सिलेक्ट कर चुके हो, गिवन दैट आप बैग 1 सिलेक्ट कर चुके हो, तो बैग 1 से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 5/9, 5/9। A बाई E2 का मतलब क्या हुआ? रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट आपने क्या सिलेक्ट किया? बैग 2, तो बैग 2 से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8। ऑनलाइन समझ में आया सबको? यहां तक आप सबको क्लियर है? yes. अभी ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, धीरे धीरे करोगे, आज बहुत सारे करूंगा, धीरे धीरे करोगे आसान लगने लगेगा। यहां तक समझ में आया? अब निकालना क्या है? PA।
ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला लिखो, पी ए बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ए बाई ई टू इंटू पी ई टू। वैल्यू डालो, ए बाई ई वन कितना है 5/9, पी ई वन कितना है 1/2, ए बाई ई टू कितना है 3/8, ई टू कितना है 1/2। 1/2 कॉमन ले लो और रिजल्ट निकाल लो, कैलकुलेशन हो जाएगी 5/9 प्लस 3/8, 8 9 से 72, 72 एलसीएम, 40 प्लस 27 कितना हुआ 67/144। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। गॉट इट? समझ में आया सबको? पक्का? यही क्वेश्चन अगर फ्रेमिंग दूसरी हो जाए, मैं बोलूं a ball is यहां तक सेम, we have two bags, bag 1 contains 5 red and 4 black balls, bag 2 contains 3 red and 5 black balls, यही यहां तक सेम। इसके आगे बोला हो one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red, what is the probability that it has come from bag 1? ये होता है बेस थ्योरम। उल्टा E1 E2 दो हो सकते हैं, उनसे आपने ए एक इवेंट कर लिया, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या है, टोटल। अगर आपको बोला कि ये इवेंट हो गया, जब ये इवेंट हो चुका है, किससे हुआ था, ये क्या हो जाता है, बेस थ्योरम। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ रही है? वही एग्जांपल, क्या बारिश हुई उसकी प्रोबेबिलिटी, वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। बारिश हो गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो क्लाउडी था मॉर्निंग में, वो क्या हो गया, बेस थ्योरम। फर्क समझ में आया दोनों में? सो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बनता है, मैं अभी उसको भी कर देता हूं। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बनता है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जितने भी हैं, 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं, ये हो जाएगा बेस थ्योरम। अगर सपोज आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बाकी नीचे कितना आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी A बाय E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इतना बेसिक समझ में आया? ऑनलाइन सबको इतना बेसिक क्लियर है बेटा? एंड सो ऑन, जितने भी हो, 2 हो 3 हो, आप सबके फॉर्मूलाज बना सकते हो। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। आइडेंटिफिकेशन E1 E2 A, एक आइडिया, एक तरीका अपना रखो कि पहले आप E1 ढूंढोगे, E2 ढूंढोगे और A ढूंढोगे। एक बार वो ढूंढ गया, 90% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। सो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अलग अलग रस्तों से हो सकता है, तो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या निकालना है, टोटल। अगर बोला हो कि एक इवेंट हो चुका है, बताओ किससे हुआ था, तो क्या निकालना है, बेस थ्योरम। ठीक, समझ गए? अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ जी बेटे, यस। तो नहीं बेटा, नॉर्मली तो 2 बैग्स है ना, कहां गया, नॉर्मली 2 बैग्स हैं। मैं बोलूं कि दोनों बैग में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो वो इंडिविजुअल निकाल सकता है ना, तू टोटल निकालनी है ना, कि मैंने आंख बंद की, एक बैग सिलेक्ट किया, निकाल ली, लाल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये करना है, लाल किस बैग से निकली, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस थ्योरम। लाल आ गई, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल। समझ में आई? क्लियर? सो अब देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। We have 2 bags. Bag 1 contains 5 red and 4 black balls. Bag 2 contains 5 red and 3 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags. From one of the bags, one ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red.
what is the probability that it has come from बैग 2 ले लेते हैं सपोज। ये अब किसका क्वेश्चन हो गया? बेस थ्योरम का। क्या प्रोबेबिलिटी है वो कहां से निकला हो? बैग 2 से। सो अब देखते हैं डायग्राम में, आपके पास है बैग 1, एक है जी बैग 2। बैग 1 ने किन्निया गेंदा ने? 5 लाल है ने ते 3 ब्लैक है ने, नहीं 4 सी गियां, 4 black. Now in bag 2 we have 3 red and 5 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Found to be red. कभी भी हो जाए कि ये हो गया तो वो हमेशा A लेना है। अगर ये ऐसा बोल दे किसी भी क्वेश्चन में ये हो गया तो ये हमेशा A दिया हुआ है, और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि हो गया बताओ किससे हुआ होगा, यही तो होता है बेस थ्योरम। सो यहां पे E1 क्या हुआ? बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 क्या होगा? बैग 2 इज सिलेक्टेड, A है रेड, रेडी थी ना, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। सो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A, हाँ कि ना? प्रोबेबिलिटी कि वो कहां से निकली? सेकंड बैग से निकली, गिवन दैट वो क्या थी? रेड थी। यही करना है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2। डालो वैल्यूज, A by E2, A by E2, A by E2। ओहो मैंने वैल्यूज तो लिखी नहीं, लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है? 1/2। दूसरा बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 कितनी है? 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 कितना है? 3/8। हाँ कि ना? यही लिखी थी ना पहले भी, वैल्यूज सेम थी, सब कुछ सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। वैल्यूज डालो, A by E2 3/8 गुणा 1/2 डिवाइडेड बाय 5/9 गुणा 1/2 प्लस 3/8 गुणा 1/2। 1/2 तो ऊपर नीचे कॉमन निकल के कट गया, ऊपर कितना आया? 3/8। डिनोमिनेटर में कितना हुआ? 40 प्लस 27 67 बाय 9 इंटू 8, तो 27/67। समझ में आया? ध्यान रखने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, E1 E2 क्योंकि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव थे, इनका सम मस्ट बी 1। कोई भी केस होगा, E1 E2 जो आप ले रहे हो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये कौन से हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? जिनको जोड़ दे तो क्या बन जाए? सैंपल स्पेस, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? प्रोबेबिलिटी टोटल मस्ट बी 1। A by E1 A by E2 का नहीं, किसकी प्रोबेबिलिटी? E1 और E2 की। क्या ये समझ में आता है? पहले इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, और क्वेश्चंस करते हैं इसके सामने। देखिएगा मैं कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई भी करूंगा बीच बीच में। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। ओके जी, एक बंदा उसने कंस्ट्रक्शन जॉब ली। ध्यान से देखिएगा, मैं E1 E2 आपको ढूंढना सिखाऊंगा। E1 E2 A, a person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. तो यानी E1 और E2 क्या होगा? स्ट्राइक है या स्ट्राइक नहीं है, यही दो बात हो रही है। और दूसरी बात क्या हुई? कंस्ट्रक्शन जॉब की कंप्लीशन की।
तो स्ट्राइक के बाद भी कंप्लीशन हो सकती है और बिना स्ट्राइक के भी कंप्लीशन हो सकती है। तो E1 मान लिया, E1 मान लिया, देयर विल बी अ स्ट्राइक। E2 माना, देयर इज नो स्ट्राइक। क्या ये बात समझ में आती है? E1 E2 समझ में आता है? E1 E2 सबको समझ में आता है? E1 माना क्या कि स्ट्राइक हो गई, E2 माना स्ट्राइक नहीं हुई, A माना कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। समय से कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म हो गई, ये A मान लिया। अब वैल्यूज पे तवज्जो दीजिए, वैल्यूज पे ध्यान दीजिए। ऊपर देखिए, प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो 0.65 है कि स्ट्राइक हो गई, तो ना हुई उसकी प्रोबेबिलिटी 0.35, राइट। 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो गया इफ देयर इज स्ट्राइक, एंड 0.32 कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट इफ देयर इज नो स्ट्राइक। चलो ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। क्या निकालना है? ए की प्रोबेबिलिटी। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या निकालना है? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ए चाहिए आपको। क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है? E1 की वैल्यू चाहिए होती है, E1 की प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक हो जाए, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी 65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक 0.65। और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E2 की प्रोबेबिलिटी 0.35। यहां तक बात समझ में आती है बेटे सबको? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. आप सबको क्लियर है? दूसरी बात, A बाई E1 चाहिए। A बाई E1 का मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड इफ देयर इज अ स्ट्राइक, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, ये 0.32। A बाई E1 E2, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड इफ देयर इज नो स्ट्राइक 0.80। फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। वैल्यूज डालिए, 0.32 गुणा 0.65 प्लस 0.80 गुणा 0.35। कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? सपोज ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, लेट्स मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन को? मैंने बोला इफ कंस्ट्रक्शन जॉब, बॉब लिख रहा हूं, जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, then what is the probability that there was no strike? तो क्या निकालना है? E2 by A। इसमें क्या निकालना होता? E2 by A। E2 क्या था? नो स्ट्राइक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड। इसमें क्या लगेगा? अब बेस थ्योरम। सो अब ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। वैल्यूज डालोगे, लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? Yes, sir. आप सबको क्लियर बेटे? और देखो, और देखो, वैरायटी जितनी देखोगे उतना सीखोगे। और देखते हैं, क्वेश्चन में बोला देयर आर 3 बैग्स हैविंग फॉलोइंग कॉम्पोजिशंस ऑफ काली एंड सफेद गेंदे। बैग 1 7 सफेद 3 ब्लैक, बैग 1। बैग 2
इसके पास है 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स। बैग 3 इसके पास है 2 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। राइट, 3 बैग्स हैं और ये उनकी कॉम्पोजिशन है। वन ऑफ द बैग्स इज चोजन विद प्रोबेबिलिटीज इतना इतना इतना। तो पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.2, दूसरे की कितनी है 0.6, तीसरे की कितनी है 0.2। फ्रॉम द चोजन बैग 2 balls are drawn without replacement. Both happens to be white. Calculate the probability that these were drawn from urn 3, bag 3. बेस थ्योरम, 2 निकाली और दोनों सफेद निकली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरे से निकली थी? तो क्या निकालना है? बेस थ्योरम। सो E1 इवेंट क्या मानोगे? E1 मानोगे बैग 1 इज सिलेक्टेड। E2 इवेंट क्या मानोगे? बैग 2 इज सिलेक्टेड। E3 इवेंट क्या मानोगे? बैग 3 इज सिलेक्टेड। A इवेंट क्या मानोगे? 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन। मानते हो? निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय A। वैल्यूज पे तवज्जो देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 0.2 क्वेश्चन में गिवन है। E2 कितनी है? 0.6 क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा 0.2। अगर कुछ नहीं बोला होता तो तीनों में से कोई भी बैग ले सकते थे, तब होती 1/3 1/3 1/3। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 लिखना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ध्यान से देखो, ऐसे ही लिखा करो E1 के सामने A बाई E1, ताकि जब सब्सटीट्यूट करना हो तो फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ। और ये हमेशा चाहिए होंगे तो ये हमेशा वैल्यूज तो लिखनी ही लिखनी है। A बाई E1, A बाई E1 2 व्हाइट बॉल निकालनी है पहले बैग से। 7C2 डिवाइडेड बाई 10C2 विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट होती तो ना चलता ऐसे, विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक तो C से कर सकते हो, दूसरा इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बॉल्स हैं, तो दोनों व्हाइट निकालनी है। तो पहली व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/10, दूसरी 6/9, या फिर आप कर सकते हो 7C2 डिवाइडेड बाय 10C2, दोनों से सेम आंसर आएगा। आपकी चॉइस, जैसे मर्जी कर लो। दूसरा A बाई E2, सेकेंड से 2 व्हाइट निकालनी है तो क्या होगा? 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9। अगर ये होता 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, तब इसमें 2 केस बनते, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट। कॉम्बिनेशन होता फिर कोई टेंशन नहीं थी, कॉम्बिनेशन होता फिर कोई टेंशन नहीं थी। फिर आप क्या करते? अगर कॉम्बिनेशन में होता 4C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2। यही बताया था, कल कर रहे थे हम इसको। तो अगर ये, क्योंकि ये दोनों व्हाइट है तो इसीलिए टेंशन नहीं हुई, 2 व्हाइट निकल रही है, व्हाइट व्हाइट एक ही केस बन रहा है। अगर एक व्हाइट एक ब्लैक होती तो आपको केसेस बनाने पड़ते अगर इंडिविजुअल कर रहे थे तो। अगर इंडिविजुअल नहीं करते, कॉम्बिनेशन लगाते, फिर केस की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन लगाओ, खत्म करो। A बाई E3 2 व्हाइट निकालनी है और 2 ही व्हाइट हैं, तो पहली व्हाइट निकालने की 2/10, दूसरी व्हाइट निकालने की 1/9। मानते हो बेटा? सो लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाई A। फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। मानते हो बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? वैल्यूज डालो। A बाई E1, A बाई E3 पहले 2/10 इंटू 1/9 इंटू E3 0.2 डिवाइडेड बाय पहला वाला 7/10 इंटू 6/9 इंटू 0.2 प्लस 4/10 इंटू 3/9 इंटू 0.6 प्लस 2/10 इंटू 1/9 इंटू 0.2
आप सोच रहे होगे मैंने वहां कैलकुलेट क्यों नहीं किया, जान के नहीं किया, डिनोमिनेटर सबके कट रहे हैं कॉमन निकल के, और ये पॉइंट भी उड़ गया। टू कॉमन निकल के कट गया, एक और टू कॉमन निकल के कट गया, कैलकुलेशन अच्छी छोटी सी हो गई। 1/7 प्लस 3 9, 9 2 18, 21 प्लस 18 कितना हुआ 39, और ये सब कट चुका था 140, 1/40। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? वो बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा था व्हाइट ब्लैक वाली। अगर दो व्हाइट थी तो दिक्कत नहीं, व्हाइट व्हाइट यही ऑप्शन होगी, बट अगर एक व्हाइट एक ब्लैक होती तो क्या होता, व्हाइट ब्लैक प्लस ब्लैक व्हाइट, दो केस लेते, या फिर कॉम्बिनेशन से करते, जैसे पहले से निकालना है तो 7C1 इंटू 3C1 अपॉन 10C2। सपोज ये दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोज ये ज्यादा बॉल्स ड्रॉ करनी होती, थोड़े ज्यादा बॉल्स होती और आपको बोला होता 3 व्हाइट और 2 ब्लैक निकालनी है, अब केस बनाने में बैंड बच जाएगी। अब इसमें आप कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल करो, गलतियां नहीं होंगी। समझ में आ गई बात? सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब सिलेक्शन होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट? ऑनलाइन सबको समझ में आया? Yes, sir. एक और देखो, फिर एक आपसे करवाऊंगा, सामने देखो, एक और देखो, फिर आपसे करवाऊंगा अगला। 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory produce 50%, 25% and 25% respectively of the total daily output of the electric bulbs. 3 machines हैं, E1, E2, E3। तीनों machines में पहली मशीन 50% बल्ब बनाती है, दूसरी 25, तीसरी 25। It is known that 4% of the tubes, बल्ब भी होंगे, produced on each of the machines E1, E2 and E3, E1 and E2 are defective and 5% of those produced in E3 are defective. E1 से और E2 से जो बल्ब निकलते हैं वो 5% डिफेक्टिव निकलते हैं, 4% डिफेक्टिव निकलते हैं, और E3 से जो निकलते हैं वो 5% डिफेक्टिव निकलते हैं। If one tube is picked up at random from the day's production, one tube is picked up at random from the day's production, calculate the probability that it is defective. क्या निकालना है? टोटल। अगर क्वेश्चन होता one tube is selected, it is defective, what is the probability that it was produced by E1, तो होता टोटल, तो होता बेस थ्योरम। E1, E2, E3 दिमाग में आ रहा है, ए समझ में आ रहा है? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले E1 क्या मानेंगे? E1 मानेंगे ट्यूब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम E1 या बाय E1 मशीन। E2 ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय E2 मशीन, और E3 मान लिया ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय E3 मशीन। पहला E2 E3। ए डिफेक्टिव ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E1 कितनी ट्यूब पहली मशीन बना रही है? 50%, तो 50/100 या फिर 1/2। सेकेंड वाली 25%, 1/4। थर्ड वाली 25%, 1/4। A by E1 डिफेक्टिव ट्यूब मिली, गिवन दैट वो E1 ने बनाई थी, कितनी है? 4%, 1/25। E2 में भी 4% डिफेक्टिव है, E3 में 5% डिफेक्टिव है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
probability of A by E2 into probability of E2 plus probability of A by E3 into probability of E3. Values डालो. A by E1 1 by 25 into 1 by 2 plus 1 by 25 into 1 by 4 plus 1 by 20 into 1 by 4. मानते हो? सॉल्व कर लो. 50, ये कितना है 100, 1 by 50 प्लस 1 by 100 प्लस 1 by 80. 400 एलसीएम. 8 प्लस 4 प्लस 5. 8 4 12 5 17, 17 बटा 400. समझ में आया? सबको क्लियर? क्वेश्चन मॉडिफाई कैसे होता? आपको बोला होता a tube is selected या bulb is selected and it is found to be defective. What is the probability that it has come from E1 या E2 या E3? वो क्या हो जाता? बेस थ्योरम. गॉट इट? एक आप करोगे? ये कॉपी कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है. अपने हाथ से सोचना पड़ेगा. मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में. आपको दिमाग लगाना है. आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला. पहले आप करो 57. दो क्वेश्चन है 57 और 58. ये दो पे दिमाग लगाओ. 5 मिनट है आपके पास. सामने ध्यान दो बेटा. चेक करिए आपने क्या किया. लेट्स सी ठीक है कि नहीं. ये जो 57 नंबर है, जितने भी क्वेश्चन दे रहे हो सारे असाइनमेंट के नंबर्स आपके सामने सबके. 57th क्वेश्चन बेटे सामने ध्यान दो. चेक कीजिए. 2 sets of candidates compete for position of board of directors of the company. Okay, the probabilities for their winning are 0.7 and 0.3. दो बंदे, पहला जीते उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.7. दूसरा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3. If the first set wins, they will introduce a new product with a probability of 0.4. Similar value for the second set is 0.8. If the new product was introduced, what is the chance that the first set won as directors? क्या निकालना है? Bayes theorem. So E1 क्या हो जाएगा? First set won as directors. E2 क्या होगा? Second set won. A क्या हो जाएगा? New product is introduced. आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A. कौन सा क्वेश्चन हो गया? बेस थ्योरम. वैल्यूज चेक करें. प्रोबेबिलिटी A बाय E1, प्रोबेबिलिटी A बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी जीतने की 0.7 एंड 0.3. अगर पहला वाला जीता तो वो क्या प्रोडक्ट लाएगा? कितनी प्रोबेबिलिटी से? 0.4 से. दूसरा जीता तो 0.8. अब तो भाड़ में जाए क्वेश्चन. हमें इस डाटा से मतलब है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. वैल्यूज डालिए, आंसर निकालिए. क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है? Yes, क्या ये मन को भाता है? चलिए आगे देखते हैं. 58th. A company manufacturing cars has 3 plants. एक कंपनी है, कार्स मैन्युफैक्चर कर रही है, पर 3 पौधे हैं उसके पास. ये वो कार के वो प्लांट्स हैं जहां बनती हैं, पौधे नहीं है. प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 4,000 कार्स. बताओ पौधा कोई कार देता है? तो ये वो फैक्ट्री है बेसिकली. प्लांट 1 मैन्युफैक्चर्स 4,000 कार्स, प्लांट 2 3,000, प्लांट 3,000 कार्स. At plant 1, 85% cars are of standard quality. At plant 2, 65% are of standard quality. Plant 3, 60%. ये 3 को तो बंद ही कर दो. एक तो कम मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें भी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है. If it is known that a car manufactured by the company is of standard quality, what is the probability that it has come from plant 2? Bayes theorem.
अगर होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्टैंडर्ड क्वालिटी कार, तब क्या हो जाता टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, सो अब E1 इवेंट माना कार मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट 1। E2 हो गया कार मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट 2। E3 हो गया कार मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट 3। A हो गया स्टैंडर्ड कार क्वालिटी कार, स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज सिलेक्टेड या मैन्युफैक्चर्ड। सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A। अगेन बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ जाएगा। वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, लेट्स सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 चाहिए। E1 की प्रोबेबिलिटी E1 पहला प्लांट कितनी बना रहा है 4000 कार, टोटल कारें कितनी बन रही है 8000, तो 4000 बाय 8000 मतलब 1/2। E2 कितनी कार बन रही है 3000 बाय 8000, ये हो गया 3/8। E3 1000 बाय 8000 1/8। गॉट इट। कैलकुलेशन छोटी करनी हो इसको 1/2 मत लिखना, 4/8 लिखना। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा 8 वाला, कॉमन फैक्टर्स रखो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। नहीं तो एलसीएम ऊपर भी लेते रहोगे नीचे भी लेते रहोगे, जितना कटता है उतना काटो, डिनोमिनेटर सेम रखो। हो रहा है सिंप्लीफाई, मैं नहीं कर रहा क्योंकि 8 कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, A बाई E1 स्टैंडर्ड क्वालिटी कार फर्स्ट प्लांट से 85%, 85/100। इसको मैं नहीं करूंगा, काटूंगा नहीं, क्योंकि 100 भी सब में काट दूंगा डिनोमिनेटर। दूसरा 65 और तीसरा 60, 65 और तीसरा 60 हो जाएगा। आगे समझ में आ गया, फॉर्मूला लगना है सीधा सीधा। लेट्स सी और क्वेश्चंस देखते हैं। अब थोड़ी देर में मसाला क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ध्यान दीजिए। 64th असाइनमेंट का देयर आर 3 कैंडिडेट्स, सामने समझोगे। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर मेहता एंड मिस्टर रेड्डी, whose chances for getting appointments are in the proportion 4:2:3। प्रोपोर्शन मतलब डॉक्टर सिंह सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9। मिस्टर मेहता सिलेक्ट होंगे 2/9 और मिस्टर रेड्डी सिलेक्ट होंगे 3/9। प्रोपोर्शन में भी हो सकता है ऐसे। द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर सिंह इफ सिलेक्टेड will abolish co-education system is 0.3, very backward. The probability that Mr. Mehta and Mr. Reddy doing the same as principal is 0.5 and 0.8. Okay, वो सही था, बाकी दो और भी गए गुजरे। It is seen that co-education is abolished from the college. Oh my God, खत्म हो गया, कितनों के दिल टूटे। What is the probability that it was due to appointment of Dr. Singh? कोई बात नहीं, लेट लगा देंगे कुछ बच्चे उसके नाम के आगे, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉक्टर सिंह सिलेक्ट हुए थे? क्या लगेगा? बेस्ट। ओके, तो यानी E1 क्या हो गया? डॉक्टर सिंह इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। E2 कौन है? मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। E3 कौन है? मिस्टर रेड्डी सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। A इवेंट co-ed सिस्टम इज abolished।
कोई नहीं, मैं खुद तो बॉय स्कूल का पढ़ाई हूं, यहां तक समझ में आ गया। कोएड सिस्टम अबॉलिश हो गया। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी E1 सिलेक्ट हुआ था, गिवन दैट A ऑलरेडी अकर कर चुका है। ये त्रासदी हो चुकी है, बताओ वो डॉक्टर सिंह की वजह से हुई थी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E1 सिलेक्ट हुआ मतलब मिस्टर सिंह, डॉक्टर सिंह सिलेक्ट हुए। कितनी प्रोबेबिलिटी? 4/9। 4:2:3 तो 4/9। दूसरा 2/9। तीसरा 3/9। ये पता है ना इतना रेशियो प्रोपोर्शन। A by E1 कोएड सिस्टम, डॉक्टर सिंह ने हटाया 0.3, मिस्टर मेहता 0.5, मिस्टर रेड्डी 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, क्या फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। गॉट इट? हो जाएगा कैलकुलेशन? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी तक आप सारे क्वेश्चन कर रहे थे, इतना बड़ा बड़ा डाटा दिया होता था तो हमें पता ही लग जाता था ये बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। जिसमें भी बड़ा डाटा, कई टीचर कहते हैं जिसमें बड़ा डाटा दिखे बेटा वो बेस थ्योरम का है। ठीक है, होता है, काफी जगह चलता है। बहुत सारा डाटा दिया हो तो वो बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन होता है जनरली। बट ये क्वेश्चन देखो, बेचारा शुरू होते ही खत्म हो गया। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोल लेता है। ठीक है, 75% टाइम्स सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स अ 6। डाई फेंका, छुपा लिया, 6 आया था, 6 आया था, 6 आया था। ऐसे करते हो ना, लूडो में करते, 6 आया था, तो ये ज्यादा हो गया। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब इसमें E1, E2 और A बताओ। अच्छा, मेरे को E1, E2 और A का नाम बताओ। ओके ओके ओके, अब मेरी बात सुनो। जो हो जाता है वो A लेते हो, जो हो जाता है वो A लेते हो, और E1, E2 सारी पॉसिबिलिटीज होती है। डाई फेंका आपने, सच झूठ नहीं, डाई फेंका आपने। E1, E2 क्या आएगा? 6 आया या 6 नहीं आया। और A क्या होगा? ही रिपोर्ट्स अ 6। इजंट इट? जो हो गया वो क्या है? रिपोर्ट हुआ। जो हो गया वो क्या है? रिपोर्ट हुआ। सो E1 क्या होगा? E1 होगा ही थ्रू 6। E2 क्या होगा? ही थ्रू नॉन 6। 6 नहीं, 6 के अलावा कुछ और फेंका। A क्या होगा? ही रिपोर्ट्स अ 6। उनने बोल दिया कि भैया 6 आया था, 6 आया था, मेरी गीटी खुल गई, 6 आया था। अब निकालना क्या? ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली अ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, ये निकालना। मानते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए। E1 क्या है? E1 क्या है? 6 आना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की 5/6। रिपोर्ट से 6, असल में 6 आया था, सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ही रिपोर्ट से 6 नहीं आया था, झूठा कहीं का। समझ में आया? तो क्या निकालना है? फॉर्मूला डालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। वैल्यू डालिए, आंसर निकाल लीजिए। समझ में आ गया? दोबारा बोल बेटे। आपने बोला उसने रिपोर्ट कर दिया 6 आया, मतलब एक गिवन हो गया ना। जब गिवन होता है और कंडीशन का निकालना होता है तो क्या लगता है? बेस थ्योरम। ठीक है ना? आगे देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है 73 नंबर। वो पिछला जो था वो भी एनसीईआरटी में भी था 73। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। बड़ी जुआरने है? पिछला मैन था, गर्ल थी। चलो कोई नहीं, दोनों जुआरी। इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। वेली गई। पहले सिचुएशन बना लेते हैं। डाई फेंका तो या तो हेड आएगा, डाई फेंका हो, सॉरी, डाई फेंका किसकी? 5 और 6। या तो 5 और 6 आएगा या 1 2 3 4 आएगा, या फिर तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। ऐसे सोचो, एग्जॉस्टिव केसेस। अब आगे क्या बोला? अगर उसने 5 और 6 थ्रो किया, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? एक भी हेड नहीं आया, कौन सा केस होगा? टेल टेल टेल। एक हेड आया, क्या केस होगा? HTT, THT, TTH। 2 हेड्स आए, HHT, HTH, THH। और तीनों हेड्स आए, HHH। मानते हो? पहले सिचुएशन देखते हैं, बाद में देखेंगे कि हुआ क्या। If she gets 1 2 3 4 she tosses a coin once and notes whether it's a head or tail। ये आया तो या तो हेड होगा या टेल आएगा, एक ही केस है। ये पूरा मैप है जो उसने खेला। आगे क्या बोला? If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1 2 3 4? एक ही हेड आया, एक ही हेड आया, ये क्या हो गया? A। जो हो गया वो क्या है? A। What is the probability that she threw 1 2 3 4? तो ये E2। सो आप क्या मानोगे? E1 मान लिया she threw, बेटा पहले लिखना पड़ता है, 5 6। E2 मान लिया she threw 1 2 3 4। A मान लिया she obtained exactly 1 head। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A। ये बात समझ में आती है? सबको समझ में आती है? वैल्यूज डालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी A बाय E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी E1 की चाहिए और प्रोबेबिलिटी E2 की। E1 मतलब 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 बाई 6। 1 2 3 4 आने की 4 बाई 6। अगर 5 एग्जैक्टली 1 हेड, अगर 5 6 आया, अगर 5 6 आया तो एग्जैक्टली 1 हेड के 3 केस हुए। क्या प्रोबेबिलिटी? 3 बाई 8। टोटल केसेस 3 बाई 8। अगर एक हेड आया 1 2 3 4 फेंकने पे तो कितने केस हुए? 1 बाई 2। एक फेवरेबल, 2 टोटल। ठीक है कि नहीं? कंडीशन अब ये हो गई ना, इस कंडीशन में कितनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी? 1 बाई 2। इस कंडीशन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 8। फॉर्मूला ठोकिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A का ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं। 3 बाई 8 इंटू 2 बाई 6। E2 1 निकालना था। 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 बाई 8 इंटू 2 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 6। कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर एकदम? ऑनलाइन आप सबको समझ में आया बेटे? Yes, sir. ठीक है।
कोई नो वाला भी बोला? यस सर, मैं वही समझ आया कौन सा वाला पार्ट बेटे? सर। ये आपने पहले ये बता सिचुएशन सब छोड़, इससे पहले के सारे क्लियर है ना? समझ नहीं आई, बाकी सब वो समझा रहा हूं, इससे पहले का सारा क्लियर है ना? सिचुएशन समझ नहीं आई, बाकी का सारा क्लियर है। ये लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक से लिखा, हाँ जी हाँ जी। ओके। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। इफ शी गेट्स अ 5 और 6, 5 या 6 आया तो उसने 3 कॉइन टॉस किए। तो जब 5 या 6 आने पे 3 कॉइन टॉस करेगी तो उसके पास 3 कॉइन टॉसिंग में कितनी पॉसिबल केसेस हो जाएंगे? 8 केसेस। यस सर। पहली कॉइन टॉस में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 8 केसेस। वो 8 केसेस मैंने लाइन अप कर दिए। उसके बाद अगर 5 6 की जगह 1 2 3 4 आया था तो उसने कितने कॉइन टॉस किए? सिर्फ 1। तो उसके पास केस कितना हुआ? या तो हेड आएगा या टेल आएगा ना? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। आगे देखिए। ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं टाइप के, वैल्यूज डिफरेंट होगी, कंसेप्ट डिफरेंट होगा। प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ा सारा रिडंडेंट डाटा होता है, ऐसा डाटा जो किसी काम का ही नहीं है, ऐसा डाटा जो किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल फजूला दे रखा है ताकि तुम्हें पागल बना सके। क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। एचआईवी का क्वेश्चन है। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। बेचारों को है फिर भी घर जाके मजे में लगे हुए। 10% go undetected। Of people free from HIV, 99% of the tests are HIV negative but 1% diagnosed as HIV positive। उनकी तो जिंदगी झंड हो गई, बिना कुछ करे उनका पॉजिटिव आ गया। 99% कुछ नहीं था, उसको कुछ भी नहीं था, ना एचआईवी पॉजिटिव नहीं था। 99% केसेस में टेस्ट रिजल्ट ने सही शो किया कि भाई तेरे को कुछ ना है, एंजॉय। 1% ने बोल दिया कि भाई तूने कुछ भी एंजॉय नहीं किया पर तू खत्म, एचआईवी तेरे पास क्या है? पॉजिटिव। ओके, कोई बात नहीं, लैब रिपोर्ट गलत हो सकती है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी, 1% is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him positive। ये पॉजिटिव वाला केस है, मतलब जो भी है ये पॉजिटिव वाला केस है। What is the probability that the person actually has HIV? ये रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया। ये क्या हो गया? ए। जो रिपोर्ट हो गया वो है ए। तो ए इवेंट क्या हुआ? पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स एचआईवी पॉजिटिव। प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, डाटा इसमें फालतू है। E1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैव एचआईवी? तो E1 क्या हो गया? सिलेक्टेड पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। E2 क्या हो गया? सिलेक्टेड पर्सन इज एचआईवी नेगेटिव। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। इतना मानते हो? क्वेश्चन दोबारा पढ़ के वैल्यूज छोड़ के ये चेक करो क्या ये समझ में आता है, ये जो मैंने ए, E1 और E2 लिखा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, वैल्यूज भाड़ में जाएं, सिर्फ ए, E1, E2 की बात करो पहले। ये समझ में आता है? 2 मिनट है तुम्हारे पास। अब देखो वैल्यूज देखते हैं, पहले डाटा देखो। क्या निकालना है? E1 बाई ए। क्या चाहिए? ए बाई E1, ए बाई E2, E1, E2, ये 4 चीज चाहिए। E1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? E1 होना मतलब डाटा पढ़ना। E1 क्या है? या जो भी निकालना है उसको पढ़ना फिर डाटा ढूंढना, सीधा फिल मत करते जाना। E1 का मतलब क्या हुआ? सिलेक्टेड पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। कितने लोगों को एचआईवी पॉजिटिव है? 0.1%। तो सिलेक्टेड पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव 0.1%। कितनों को नहीं है? 99.9 को। ये डाटा गिवन ही नहीं था पर लेना पड़ेगा।
HIV पॉजिटिव लोग 0.1% है, तो नेगेटिव वाले कितने हुए? 99.9। ठीक, आगे A/E1 पे आओ। A/E1 का मतलब क्या हुआ? A/E1 का मतलब हुआ सिलेक्ट पैथोलॉजिस्ट ने HIV पॉजिटिव रिपोर्ट कर दिया, गिवन दैट उसको सच में HIV पॉजिटिव था। मतलब सही रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग वाला केस ढूंढो। 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट, तो ये 90% हुआ। पढ़ो दोबारा। सिलेक्टेड पर्सन इज HIV पॉजिटिव, नहीं, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स HIV पॉजिटिव, गिवन दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV। यही मतलब हुआ A/E1 का। सो ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट, 90% ऑफ द पर्सन डिटेक्ट, 90% डिटेक्ट, 90% डिटेक्ट जब उसको है। क्वेश्चन पूरा पढ़। ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV, ये फ्री फ्रॉम HIV वाला केस थोड़ी ना। ए क्या है? पैथोलॉजिस्ट ने पॉजिटिव रिपोर्ट किया, गिवन दैट उसको सच में पॉजिटिव था। फ्री फ्रॉम HIV वाला थोड़ी ना। अब देखो A/E2, ए क्या है? पैथोलॉजिस्ट ने पॉजिटिव रिपोर्ट किया, पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV। ये कौन है? 1%। ये डाटा, बाकी सारा डाटा फालतू है। मतलब ये जो 10% है उसका कोई काम नहीं, 99% का कोई काम नहीं। इसको पढ़ो फिर डाटा ढूंढो, क्योंकि रिडंडेंट डाटा बहुत सारा होता है इस क्वेश्चन में। दोबारा देखो, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा देखो। आपको बोला पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट कर दिया HIV पॉजिटिव, रिपोर्ट कर दिया, ये क्या हो गया? ए। तो ए क्या हुआ? पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया HIV पॉजिटिव। E1 क्या है? आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV। सो E1 हो गया पर्सन एक्चुअली हैव HIV, और E2 क्या हो गया? पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV। यही केस हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा। E1 E2 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब E1 E2 की प्रोबेबिलिटीज, सिलेक्टेड पर्सन को HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव कितने लोग हैं? 0.1%। तो पर्सन को, सिलेक्टेड पर्सन को HIV पॉजिटिव है, कितने केस हो गए? 0.1/100। HIV पॉजिटिव नहीं है, 99.9। A/E1, पैथोलॉजिस्ट ने बोल दिया भाई तू HIV पॉजिटिव है, वो सच में था। A/E1, तो टेस्ट ने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्शन वाला केस कितना है? 90%। A/E2 आओ, पैथोलॉजिस्ट ने बोल दिया तू HIV पॉजिटिव है, पर वो बेचारा क्या था? HIV नेगेटिव। मतलब टेस्ट ने गलत डायग्नोस किया। गलत डायग्नोस के कितने दिए हुए? ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV 99% ने HIV नेगेटिव सही डायग्नोस किया, 1% ने गलत डायग्नोस कर दिया, 1% हो गया। बाकी दोनों डाटा फालतू थे, खत्म। अब वैल्यूज डालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकाल लोगे। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है। अभी तक का ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन था, जिसमें डाटा ज्यादा होता है और परेशान करता है वो सोचने में। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप, इसके जितने भी क्वेश्चन हो, E1 E2 को ढूंढो, और जब डाटा डालो तो पहले पढ़ो कि वो है क्या, फिर सब्स्टिट्यूट करो। सीधा ये वैल्यू नहीं, ये 90 दिया, चल 90, 10 10, सर ये तो ज्यादा दे दिया, कम चाहिए था। सोचो कि क्या चाहिए। समझ में आया? और देखते हैं। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ओ माय गॉड, मेरे पास 52 पत्ते थे, 51 रह गए, एक कार्ड खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड आर फाउंड टू बी हार्ट्स। 2 दिल निकाल लिए, फाउंड टू बी हार्ट्स। तो ए क्या हो गया? 2 हार्ट्स आर ड्रॉन। सो ए हुआ 2 हार्ट्स आर ड्रॉन, 2 दिल मिल रहे हैं, और आपने उन दोनों को बाहर निकाल लिया। निर्दयी कहीं के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ऑल्सो हार्ट? तो E1 क्या हुआ? लॉस्ट कार्ड, लॉस्ट हार्ट लिखा, लॉस्ट कार्ड इज हार्ट। E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट हार्ट। आपको क्या चाहिए? E1/A, मानते हो? E1/A, वैल्यूज डालते हैं। A/E1, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E1 मतलब कार्ड लॉस होना है, वो लॉस कार्ड कौन सा होना है? हार्ट।
कितने हार्ट होते हैं? 13, 13/52, 1/4। E2 मतलब नॉन हार्ट लॉस हुआ। नॉन हार्ट कितने? 39, 39/52 मतलब 3/4। अब A/E1 ध्यान से देखना। A/E1 मतलब दो कार्ड्स, दो हार्ट निकालने, गिवन दैट हार्ट खो गया। कितने हार्ट बचे? 12। 13 हार्ट से ना, एक खोया, कितने बचे? 12 हार्ट। और टोटल कार्ड कितने बचे? 51। सो 12 हार्ट में से दो निकालने, 12C2 अपॉन 51C2। क्या है? दोबारा देखो, ए क्या है? 2 हार्ट्स ड्रॉ करने, गिवन दैट एक हार्ट खो चुका है। एक हार्ट खो चुका है तो कितने हार्ट बचे? 12। 12 में से दो सिलेक्ट करने, 12C2 डिवाइडेड बाय एक खो चुका है, टोटल कार्ड कितने बचे? 51, 51C2, 12C2 अपॉन 51C2। आगे आओ, A/E2। ए क्या है? दो हार्ट ड्रॉ करने, गिवन दैट हार्ट नहीं खोया। कितने हार्ट बचे? 13। कितने हुआ? 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। खोया, कोई तो खोया था। 51 कार्ड रह गए। अब आपको फॉर्मूला लगा दोगे। ये समझ में आया? और देखो, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। ये एक्सट्रीम वाली कंडीशन वाला है, घना इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कुछ ना है। सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा आता है। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ध्यान देना, बहुत प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन है, इजी है, एक बार करा होना चाहिए, ज्यादा आसानी से आता है। अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम ईदर फ्रॉम टाटा नगर एंड कलका कुत्ता। या तो लेटर आया है कैलकाटा से या आया है टाटा नगर से। ऑन द एनवेलप ओनली 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए आर विजिबल। पता ही नहीं कहां से आया, सब मिट गया, टीए लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम कैलकाटा? E1 E2 क्या होगा? लेटर कम फ्रॉम कैलकाटा, लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ए क्या होगा? टीए इज विजिबल, राइट? ओके, पहले ये लिखते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। पहले मेन काम कर लें। E1 लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर, E2 लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा। प्लीज ध्यान दीजिए। A, 2 consecutive letters are TA। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A। यही ना निकालना है, यही निकालना है। वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। A/E1, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। A/E1 क्या होगा? A/E1 क्या होगा? A/E1 बताइए। पहले E1 E2 की बात करते हैं। 1/2, 1/2। लेटर हैज ईदर कम फ्रॉम टाटा नगर और केम फ्रॉम कैलकाटा, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, 1/2। अब आ जाते हैं A/E1। जरा टाटा नगर पे तवज्जो दीजिए। TANAGAR। A/E1 दो सक्सेसिव लेटर्स कौन से हैं? टीए। तो दो सक्सेसिव लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। दो कंसेक्यूटिव लेटर्स कौन से हो सकते हैं? टीए, एटी, टीए, एएन, एनए, एजी, जीए और एआर। इनमें टीए कितने हैं? 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 8, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/8। अगर टाटा नगर से आने वाले लेटर में टीए विजिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टीए कितने? दो कंसेक्यूटिव लेटर्स कौन से हैं? टीए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 8 कंसेक्यूटिव पेयर्स हो सकते हैं। उनमें कितने पेयर्स है टीए? टीए है 2 पेयर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2/8। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, कैलकाटा पे आओ। कैलकुटा में कंसेक्यूटिव कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने कंसेक्यूटिव वाले? इसमें टीए कितने में? सिर्फ 1 में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/7। अब फॉर्मूला लग जाएगा, खत्म। इजी था, एक बार करा होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, अपने आप अगली बार स्ट्राइक करेगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं। लंदन क्लिफ्टन नोट्स में है, ON विजिबल है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इससे अगला ही असाइनमेंट में लंदन क्लिफ्टन, ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ, वो भी पेपर में आया हुआ है। और देखो लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क दूंगा आज। देयर आर 3 कॉइन्स, ओके, 1 इज 2-headed कॉइन। ये कौन सा होता है? वो वाला जो शोले में था, हमेशा उठाने पे हेड आता था, तो वो टेल वाला था। ओके, हेड वाला ही था। चलो, ये अमिताभ बच्चन से लेकर आए हैं। सो देयर आर 3 कॉइन्स, 1 is 2-headed coin, another is biased coin that comes up 75% of the times, tail आता है उसमें, and third is an unbiased coin. One of the coins is chosen at random and is tossed. कोई एक कॉइन लिया और टॉस कर दिया, तो अब E1 E2 E3 क्या हुआ है? पहला कॉइन लिया, दूसरा कॉइन लिया, तीसरा कॉइन लिया, तो E1 हो गया 2-headed coin is chosen. E2 क्या हो गया? Biased coin is chosen. E3 हुआ unbiased coin is chosen. ठीक है, ये 3 केस हो सकते हैं। आपको क्या बोला, निकालना क्या है? इट शोज हेड, ए हो गया, कॉइन शोज हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ 2-headed कॉइन? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A निकालना है, राइट? क्या क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 चाहिए। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E1 क्या है? 3 कॉइन है, तीनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। 1/3 1/3 1/3। A by E1 हेड आए, अगर वो 2-headed कॉइन है, प्रोबेबिलिटी हो गई 1, 100% वही आएगा, ठीक है। A by E2 दैट कम्स अप टेल 75%, तो 25% हो गया। हेड चाहिए था ना, और A by E3 कितना होगा? ये कितना है? 1/4, ये कितना हो जाएगा? 1/2, अनबाइस्ड कॉइन। कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आया? तो ये थे इसके वैरायटी। अब आपको करना क्या है, काम क्या है आपका? पहले तो मैं इसकी PDF भेजूंगा क्लास ग्रुप में। पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कंप्लीट करने हैं, ठीक? उसके बाद NCERT के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सारे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। डाउट्स इसके कल नहीं होंगे, डाउट्स इसके परसों होंगे। एटलीस्ट आज आप घर पे ये वाले कर लेना, एटलीस्ट ये वाले कर लेना। कल देखते हैं, कल मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी। हाँ, वो तो करनी है। एटलीस्ट ये वाले कंप्लीट कर लेना घर पे, कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू।